ओके सो आज हम बात करेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज मेरे एसेट के सीईओ एएमसी के सीईओ मोहंती स्वरूप जी। मोहंती सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए आज। नो थैंक यू, मुझे इनविटेशन के लिए। इट इज सच अ प्लेजर। मोहंती सर, मेरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम मेरे एसेट एएमसी के नाम से जानते हैं, फंड हाउस के नाम से जानते हैं, उसके सीईओ हैं। और 20 साल से आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में मोहंती सर? जी जी 20 साल से। और 25 साल 25 साल से आप इस इंडस्ट्री के साथ हैं। तो आपसे बेहतर और कौन बता सकता है आज की तारीख में जो हो रहा है उस पे जो उसका जो असर निवेशकों के ऊपर है। बिना नाम लिए हुए मोहंती सर, हमें लिमिटेशंस पता है कि आप एक फंड हाउस से हैं तो आप दूसरे फंड हाउस पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम जो माहौल जानते हैं उसके हिसाब से अगर देखिए आप, डर गया है निवेशक। म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, शायद वो समझ में नहीं आता था उतना, अब वो समझ में आएगा। लेकिन जब आपके पैसे इस तरीके से लॉक हो जाते हैं और वापस मिलने के चांसेस होते हैं नहीं होते हैं, उससे हम बाद में जाएंगे, तो वो डर जाता है। इस डर का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे क्या पड़ेगा? देखिए, डर जायज है। आई एम नॉट सेइंग डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन जब रिस्क खुलता है तभी एक्चुअल रिस्क कितना है पता चलता है, राइट? अब मेरे लिए फर्स्ट रिस्क का सामना हुआ इन द ईयर 2000, जब टेक्नोलॉजी का बूम और बस्ट हुआ। जब बस्ट हुआ तो एक्चुअल रिस्क क्या है पता चला। और तब से मेरे लिए लाइफ में एक ही सीख है इन दिस बिजनेस की, ये रिटर्न का बिजनेस नहीं है, रिस्क का बिजनेस है। और ये माहौल जो बना है, अगर आप बेसिक माहौल देखें, अगर 2 महीने पहले मुझे कोई बोले कि एक वायरस वर्ल्ड को रूल करेगा और वो हम वायरस के गुलाम बन जाएंगे, इज अ प्रिटी रिडिकुलस स्टेटमेंट, राइट? तो दैट इज हाउ अनप्रेसिडेंटेड ये एक माहौल है। एंड जब ये अबनॉर्मल माहौल होता है तो कुछ बहुत अजीबोगरीब सिचुएशंस आते हैं, कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस आते हैं। एंड ये हमारे आसपास हो ही रहा है। अगर आप क्यों डेट की बात करें, आप इक्विटी भी देखें ना, अगर लार्ज कैप स्टॉक्स 30-35% एक 30 दिन में गिर सकते हैं, दैट इज इक्वली क्या कहते हैं, ड्रामेटिक, नो? कभी मैंने नहीं सोचा था कि ये मिड कैप के बारे में बोल सकता हूँ या स्मॉल कैप के बारे में और थोड़ा बोल सकता हूँ, बट अच्छे अच्छे कंपनी 30-35% घट जाएंगे इन 10-30-40 दिन, वो भी काफी अबनॉर्मल है, राइट? सो अगर टोटलिटी में आप देखें तो सिचुएशन एक क्राइसिस है। एंड हर एक क्राइसिस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और हर एक क्राइसिस डिफरेंट होता है, राइट? ऐसा आप इसको 2008 के साथ अगर आप कंपेयर करें तो वो क्राइसिस का डैमेज इससे ज्यादा था, राइट? और 2000 के क्राइसिस में कंपेयर करें तो ये तो कुछ बना ही नहीं अभी तक। 2000 में मेरा 10,000 2,000 हो गया था, राइट? सो दैट इज हाउ ड्रामेटिक दैट क्राइसिस वाज। सो अगर, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद वैसे प्रॉब्लम नहीं हुए, बट एवरी क्राइसिस का प्लीज अंडरस्टैंड एक स्टार्ट डेट होता है, एक एंड डेट होता है, राइट? इसमें कुछ डैमेज आएंगे। इसमें जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हम हमारा बिहेवियर ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो तो व्यर्थ ही है। आई मीन दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोलेबल। सो माय ओनली सबमिशन इज, आई डू अग्री कि लोगों में एक नर्वसनेस है, बट अगर ये सिचुएशन का एक समस्या ढूंढने के लिए निकले तो इसको थोड़ा अनइमोशनली देखें और रैशनली देखें तो कुछ अच्छे डिसीजंस में पहुंच सकते हैं, इज माय सबमिशन। वही है कि रैशनली देखना, जहां पर एक निवेशक का पैसा जो लगता है ना मोहंती सर, वहां पर रैशनैलिटी साइड हो जाती है और इमोशन आपको हमेशा ऊपर उठ के आ जाता है। करेक्ट। तो उनके लिए मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू कि ये माहौल में रैशनल बनना बहुत ही मुश्किल है, राइट? मेरे भी पैसे लगे हैं बाजार में, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो खुद नहीं भुगत रहा हूँ, राइट? मैं भी ये पीरियड में बोथ डेट एंड इक्विटी दोनों साइड मेरे खुद के पैसे लगे हुए हैं और मेरे पूरे पैसे म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं, राइट? सो वो एक, और बिकॉज मैं ये आज के डेट में आपके सामने ऐसे बोल रहा हूँ बिकॉज मैं 2 क्राइसिस में बीत चुका हूँ। एक में जिसमें मेरा खुद का नहीं, मेरा फैमिली का भी पैसा लगा था और काफी अच्छा पैसा लगा था विद इन आवर लिमिटेशंस, और तब
मैं आपको बता रहा हूं कि 10,000 2,000 हो गया था। बाप रे। उसमें कुछ सीख मिले, और 2008, 9, 10 में और कुछ सीख मिले ऑफ एसेट एलोकेशन। ये दो अगर मैं कंबाइन करूं, इसलिए मैं आज ये बोल रहा हूं कि अगर तब मैंने कुछ रैशनल डिसीजंस लिए होते तो शायद मैं एक बेटर इन्वेस्टर बनता। आई एग्री, एंड जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। जी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, मेरा खुद का पैसा नीचे गया है, मेरा 30% इक्विटी में लॉस है अभी, राइट। बट बिकॉज मैंने कुछ पास्ट देखे हैं और कुछ मिस्टेक्स किए थे इन द पास्ट, वो मिस्टेक मैं अभी नहीं दोहराऊंगा, ऐसा मेरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस है। दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आई थिंक सारे जो लोग जुड़े हैं अभी आज हमारे साथ यहाँ पर लाइव चैट में, वो सब जानना चाहेंगे कि आपने क्या गलती की थी और क्या सीख आपको मिली है जो आप अब उस गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ऑनेस्टली बात करूंगा, डोंट टेक मी अदरवाइज, बिकॉज बात करें वो बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब हम लोग ऐसे फंड मैनेजमेंट लेवल में पहुंचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, बाजार हमें सिखाता है, ओके, एंड दैट इज नॉलेज नंबर 1। हम बाजार से स्मार्टर नहीं है, बाजार हमसे स्मार्टर है, और जब भी हम सोचते हैं कुछ सीखने लगे हैं तभी बाजार हमें पलट देता है, राइट, लाइक जो माहौल अभी बना है। बट एक्चुअली मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया करीब, पहले मैं फिक्स्ड इनकम एफडी में, आई यूज्ड टू सेल एफडीज इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रेजिम। तब मैं इक्विटी के नाम में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत इक्विटी चालू किया 99, 2000 तब, एंड तभी ये टेक बूम और बस्ट हुआ। एंड तभी फर्स्ट लेसन दैट केम टू मी वाज रिस्क, कि जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतना ही निवेश करें, okay. और जो रिस्क आप ले सकते हैं उसी में ही निवेश करें। जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो जितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो उसमें ना जाएं। ये मेरा फर्स्ट लेसन है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट बिकॉज थोड़ा अभी वक्त हो गया इन्वेस्टिंग करते हुए, वो सब रिस्क थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मैं उनसे दूर रहता हूँ। एंड बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, वाइल दैट प्रोपोजिशन हमारे सामने आता है, बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बट मुझे पता है कि वो रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं, और सबका रिस्क प्रोफाइल करेक्ट है। स्वाति जी, आपका रिस्क प्रोफाइल और मेरा रिस्क प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है। ये आप मुझे नहीं कह सकते हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल ये क्यों है, वो मेरा है, वो मेरा पैसा है, राइट, जैसे आपका पैसा है। सो व्हाट यू थिंक यू कैन हैंडल इज राइट, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। इसलिए सबका निवेश का प्लान अलग अलग होता है, राइट। The second learning which I learned was post 2008, 2009, and ये थोड़ा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, बिकॉज 2009-10 में करीब 60% ऑफ इंडस्ट्री एसआईपी ना बंद हो गए, बट जो रह गए वो बाय 11-12 कुड गेट आउट, जो एक हम लोग कहते हैं जे कर्व ऑफ द मार्केट। वो जे कर्व जिसने अभी राइड किया, वो जब ये खत्म हुआ, बिकॉज एवरी, लाइक आई सेड, एवरी क्राइसिस हैज अ स्टार्ट डेट एंड एन एंड डेट, राइट। अभी द गुड पार्ट ऑफ दिस, एंड थोड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूं, द गुड पार्ट ऑफ दिस इज अ मेडिकल क्राइसिस which if it elongates can become an economic crisis. Already there is some economy, but you know, अगर ये एक साल चला तो ये full blown economy crisis हो, but 2008-9 were actually economic crisis. अगर इसमें एक मेडिसिन आ जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, एंड वर्ल्ड लगा है एक मेडिसिन ढूंढने में। लेट्स बी वेरी रियल ऑन दैट, राइट। सो द 2009-10 जो फियास्को हुआ है, उसमें मुझे ये एसेट एलोकेशन का समझ आया, एंड हाउ टू बी वेरी वेरी मैथमेटिकल अबाउट एसेट एलोकेशन, ये मैंने सीखा इन 2000। सो रिस्क एंड एसेट एलोकेशन दोनों जब मैं आज के डेट में देखता हूं, एंड थोड़ा लेट मी गो सिंस यू आस्क्ड, थोड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं। सपोज मेरा एसेट एलोकेशन 60-40 है, 60 इन इक्विटी, 40 इन डेट। जो 60% था वो 30% लॉस पे बैठा था एक महीना पहले, ओके। सो बिकॉज मेरा 40 रुपीज इन डेट में था, व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज दैट एंटायर 30% लॉस मैं इधर से शिफ्ट करूंगा, ओके। आई विल मेक गुड दैट लॉस एंड गेट बैक माई एसेट एलोकेशन टू 60-40 अगेन, ओके। और जब ये कोविड-19 खत्म होगा, मैं डेट साइड फिर से रीबैलेंस करूंगा, तब फ्रॉम माई सैलरी, तब मैं डेट में इन्वेस्ट करूंगा। बट अभी ये जो 30% लॉस हुआ है, उसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं रिप्लेनिश करूंगा फ्रॉम द डेट साइड, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मैंने अपने मन में रखा है कि ये कोविड-19 60 डेज लास्ट करेगा, ऐसा मेरा सोच है। एवरीबडी इज
free to have their thoughts. So for 60 days, I have divided my 30% loss into installments, as you can call, and जैसे ही market गिर रहा है मैं उतने का खरीद रहा हूँ. Okay. So on the other side, once if this is over, when the markets hopefully stabilize, maybe it will take some time, but at least मेरा portfolio rebalancing होके 60-40 हो जाएगा. That is my plan right now, and I think because that is what I learned in 2008-9, I am putting that in practice today, and I am extremely confident that आप खुद ही पूछे ना, खुद से ही पूछे, अगर जो भी क्वेश्चन, अगर आप ये होराइजन को 2 साल 3 साल एक्सपैंड करें, आप ही का ही आंसर चेंज हो जाएगा. राइट. सो आई एम एक्सपैंडिंग द होराइजन, टेकिंग इट टू 3-4 years, क्योंकि मैं आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. मेरे गोल्स कुछ अलग हैं. मोस्टली रिटायरमेंट, अब उम्र भी हो गया है, सो मोस्टली रिटायरमेंट का गोल है. तो उसको अगर मैं देखूं तो उतना एक्सपैंड करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोविड-19 उतना लास्ट करेगा. बट अगर मुझे एक मौका मिलता है another 2-3 months कि at this level, I would like to accumulate more equity at this level is my plan. आपका ये कहना ही जो लोग आज ये सुन रहे हैं उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आएगा. ये क्योंकि जब इंडस्ट्री के किसी एएमसी के कोई सीईओ अगर ये बात कह रहा है तो वो मायने रखेगी. थैंक्स अ लॉट, आप इतना ऑनेस्टली इस बारे में बात कर रहे हैं. आपने जो बताया कि ये रिस्क जितना ले सकते हैं उतना ही निवेश करें. एक आम निवेशक मोहंती सर नहीं फिगर आउट कर पाता है कि उसका रिस्क लेने की, उसकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है. करेक्ट. आई थिंक अगर आप ये में देखें, नो आई एक्चुअली थोड़ा इस पे एक थोड़ा डीपर जाते हैं. सॉरी अगेन, थोड़ा ऑनेस्टली बात करूंगा, क्योंकि ये एक पीरियड में आपको रिस्क का सामना होता है, आपके साथ रिस्क सामने आता है. एक बेसिक कंफर्ट या डिस्कंफर्ट पता चल जाता है. जो थ्योरी था अभी सामने प्रैक्टिस हो गया है, एंड एवरीबडी इज राइट इन देयर डिसीजन इफ दे से कि नहीं मैं ये रिस्क ले सकता हूं, नहीं मेरे लिए रिस्क ठीक नहीं है. बोथ आर करेक्ट. राइट. हमने नहीं सोचा था कभी कि 30% लार्ज कैप गिरेगा, 30% मिड कैप गिरेगा, ये मैंने सोचा था, इतना मुझे समझ था. बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दैट लार्ज कैप्स भी 30% गिर सकते हैं इन ओनली 30 days. सो आई हैव टू डिसाइड आफ्टर दिस कि ये 30% मैं लूंगा या नहीं लूंगा, एंड बोथ आर राइट. सो आई अग्री, व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग थोड़ा ये थियोरिटिकल होता है, बट एज यू गेट इनटू इन्वेस्टिंग, एंड इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी. आप एक दिन 2 दिन के लिए नहीं इन्वेस्ट न करते हैं, एक लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं. आप खुद को ढूंढते हैं इन दैट प्रोसेस, और खुद को भी जान लेते हैं. रिस्क, आई मीन अंडरस्टैंडिंग योर ओन रिस्क इज अ प्रोसेस. व्हेन मैंने भी शुरुआत किया था, मुझे खुद को भी पता नहीं था कि रिस्क क्या होता है. बट जब आई एनकाउंटर डिफरेंट सिचुएशंस, तभी खुद को पता चला कि नहीं ये मैं ले सकता हूँ, ये शायद मैं नहीं ले सकता हूँ. बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूंगा. आज के डेट में मेरा रिस्क प्रोफाइल नहीं है टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड. ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप फंड खराब है, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उसका डाउनसाइड मैं नहीं ले सकता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ. राइट. मेरा बेटा मानेगा कि नहीं, आई डू नॉट नो. लेट मी टेल यू, माई मदर इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स. उनका रिस्क प्रोफाइल है, थोड़ा फनी लगेगा, बट फैक्ट इज वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको कोई डर नहीं है. बट मुझ में है. अभी ये आप शायद यू माइट फाइंड फनी कि अरे यू आर यंग, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग. अब है तो है, दैट इज द रियलिटी. बट ये मैंने सीखा है, कुछ मैंने डाला था, एंड उसका जो परिणाम आया वो थोड़ा ठीक नहीं आया. सो देन फिर वो क्लैरिटी होना चाहिए कि जितना भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या आपको दिखे एज अ प्रोपोर्शन और क्या प्रपोजल, अगर मैं ठीक से बोलूं, लेकिन वो ना मीनिंग ना. दैट इज हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स. एक इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस की बात होती है. अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो खुद का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा बेहतर जान सकें तो रिस्क इन्वेस्टिंग फिर थोड़ा आसान हो जाता है. मेरे छोटे से एक्सपीरियंस में, बहुत सालों से तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन 2009 से मान लीजिए 10-11 साल ही हुए हालांकि मोहंती सर, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई है कि मैं पैनिक कब नहीं करती हूँ. जब मुझे पता है कि जो मेरे पैसे निवेश किए हुए हैं मुझे उसकी जरूरत अगले 2 साल या 1 साल में नहीं है. मतलब मेरा जो होराइजन है निवेश का वो और अगले 5, 8, 10 सालों के लिए है. लेकिन अब आज के माहौल को देखिए, मान लीजिए किसी ने 2010 में निवेश शुरू किया था और 2020 में उसका लक्ष्य
शायद कुछ होगा कि मुझे 2020 में पैसे की जरूरत होगी, उसका पैनिक करना जायज है, बनता है कि अब मैं क्या करूं। और इसलिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल के आता है एक निवेशक के दिमाग में, वो ये कि हमेशा कहते हैं कि लंबे समय में इक्विटी भी सेफ ही माना जाता है, रिस्की बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। तो 10 साल का वक्त ठीक ठाक लंबा है हालांकि, लेकिन वो फिर भी फंस रहा है वो निवेशक। तो क्या वाकई इक्विटी लॉन्ग रन में एक सेफ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे उसे हम देख सकते हैं क्या? देखिए स्वाति मैडम, इसमें मैं थोड़ा आई विल नॉट एग्री ऑन हाउ लॉन्ग इज लॉन्ग, बिकॉज इट डजंट मैटर टू द इन्वेस्टर, राइट। इन्वेस्टर के दिमाग में क्या होना चाहिए कि वो क्यों निवेश कर रहे हैं, जी, राइट। एक अगर हम जानते हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं, फिर कैसे जाएंगे हमें पता चल जाता है। सो अगर नॉर्मली जो मैं वट एवर आई एनकाउंटर, लॉट ऑफ टाइम्स लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं उस पे इतना ध्यान नहीं देते। okay. अगर आपका एक 10 साल का कुछ एक लक्ष्य है और लक्ष्य आपको डेफिनेटली तय करना है और पहुंचना है, तो आप एसेट एलोकेट ऐसे करेंगे जैसे वो जैसे जैसे लक्ष्य पहुंचते जाता है आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के सेफर एसेट्स तक जाएंगे, जिसको हम ग्लाइड पाथ कहते हैं ऑफ अ फाइनेंशियल प्लान। मेरा ये लर्निंग ऑफ कोविड-19 रहा है कि पहले जो स्ट्रेट लाइन फाइनेंशियल प्लान होता था कि अगर कोई भी प्लानर में आप जाएं ऑनलाइन और उसको देखें कि आपको पूछा जाएगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप इन्फ्लेशन क्या मान के चलते हैं, आप एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी कुछ एक अप्रोक्सीमेटली डालते हैं और कितना रिटर्न आप सोचते हैं आएगा करके आपको एक एसआईपी अमाउंट या मंथली इतना डालने से वो एक फिक्स प्लान रहता है। वो चेंज करके ग्लाइड प्लान में जाना पड़ेगा, विच इज स्लाइटली मोर डायनामिक। जैसे जैसे आपका लक्ष्य पहुंचता है वैसे वैसे आप निकालते जाते हैं टू बिकम श्योर। उससे क्या होता है, थोड़ा इन्वेस्टिंग जर्नी थोड़ा लंबा होता है, बट इट इज अ सेफर जर्नी। दैट इज माई लर्निंग ऑफ कोविड-19। बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, सपोज ये तो लक था कि कुछ पैसे सपोज मैंने निकाल दिया था बिकॉज मेरा बेटा हायर एजुकेशन जाएगा शायद, तो वो लक था। बट अगर वो पैसा अभी भी इक्विटी में होता तो आज के डेट में तो 30% नीचे जाता, तो वो गोल तो चला जाता, राइट। सो वो शेयर लक था, ऐसा कोई मेरे को ना कोई ज्ञान था ऐसा कुछ था। बट आगे जाके जब मैं प्लान करूंगा, जबकि एन अ सर्टेन डेट मेरे को वो पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आई विल बी स्लाइटली मोर सेफर इन टेकिंग आउट मनी एंड कीपिंग इट in the debt or a safer side than being fully invested in equity। ऐसा एक लर्निंग ये पीरियड से ये लर्निंग ले रहा हूं। अगर पहले रिस्क सीखा था, एसेट एलोकेशन सीखा था, इसमें जो सीख रहा हूं इज टू मूव टू अ ग्लाइड पाथ ऑफ गोल अप्रोचिंग। अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी एक चीज, क्योंकि डेट फंड के बारे में बात चल रही है और वहीं से शायद सबसे ज्यादा पैनिक निकल के आया है लोगों के बीच में। जब तक कि ये बंद होने की खबरें नहीं आई थी तब तक लोग फिर भी इसमें थे कि कहाँ निवेश करें। अब आ गया क्वेश्चन ज्यादा कि करें कि ना करें, सेफ्टी पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है। तो एक बहुत ही सबसे ज्यादा सवाल जो 2 दिन में मेरे पास आए हैं वो ये कि क्या ये, हमने सुना कि रिडेम्पशन प्रेशर बहुत ज्यादा था एएमसी के ऊपर और इसलिए ये फैसला लेना पड़ा, तो क्या ये बाकी एएमसी पे, आप क्योंकि खुद एक एएमसी के सीईओ हैं, क्या वहां पर रिडम्पशन प्रेशर देखने को मिलेगा या फिर ये चीज बाकी एएमसी के ऊपर भी लागू नहीं होगी? स्वाति मैडम, अगर मैं सच बात बोलूं तो पहली बात तो आप मुझे मैडम ना कहें, आप अच्छा ठीक है स्वाति कहें। देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर रिडेम्पशन होता है, वो एक, अगर ये सिचुएशन में रिडेम्पशन हो तो वो एक पैनिक जैसा एक माहौल बनेगा, विच मेरे हिसाब से अगर मैं दोनों साइड देखूं वो इक्विटी में नहीं नजर आ रहा है। बिकॉज अगर आप एसआईपी फिगर देखें तो वो निवेशक बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहा है। अगर वही माहौल में 2010 के तरफ देखूं, विच इज नॉट वेरी फार अवे, अभी तक 60% ऑफ एसआईपीज तो बंद हो गए होंगे, बट नॉट ओनली आर दे स्टॉपिंग बट दे आर इंक्रीजिंग। Means the investor, along with whatever advisor that one is playing, and in that mind, I definitely feel advisory एक superior level में हो चुका है. From that perspective, the investor is acting very rationally on the
इक्विटी साइड। इक्विटी साइड ये कुछ एक माहौल बना है 1-2 दिन में। आई डू बिलीव एक छोटा सा एक रिएक्शन बहुत जायज है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट एंड एक रिक्वेस्ट है सबको कि इसको 2-3 दिन आप थोड़ा जाने दीजिए। काफी कम्युनिकेशन आ रहा है हर जगह से, थोड़ा कम्युनिकेशन सुन लीजिए। देखिए, आई एग्री, अगर किसी का मन बन गया है रिडेम्पशन का तो वो रिडेम्पशन होना चाहिए, बट नेवर रिडीम ऑन अ बैड डे। अभी अगर आप रिडीम कर रहे हैं, सपोज इक्विटी से कोई जा रहा है, वो 30% नीचे जा रहा है, रिडेम्पशन आप अब अगर आप तय कर चुके हैं कि ये मेरा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ, रिडीम ऑलवेज ऑन अ गुड डे एंड यू विल गेट अ गुड डे। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है ऑन द अंडरलाइंग इकोनॉमी, राइट? द सेम कंपनीज आर देयर एंड सम कंपनीज माइट चेंज, अगर पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज चेंज होंगे, बट ब्रॉडली इंडिया इज स्टिल इंटैक्ट। ऐसा कोई डेमोग्राफी या द ब्रॉड प्रोजेक्शंस दैट वर देयर, जो शायद एक साल, जो अगर क्रिकेट के टर्म में लिखें, शायद एक साल मेडन ओवर जैसा जाएगा, थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, बट इट्स नॉट दैट अंडरलाइंग में कोई चेंज हुआ है, राइट? आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ पैनिक इन द मार्केट बिकॉज आई एम डेफिनेटली, और 2 दिन में ये सिर्फ इसी पे ही चर्चा हो रहा है स्वती, और कुछ किसी पे चर्चा नहीं हो रहा है। सो पीपल आर कंसर्न्ड एंड दे शुड बी कंसर्न्ड, देयर इज नो डाउट और यहाँ पर एक चीज जो कंसर्न कहाँ से आ रहा है, लिक्विडिटी बेसिकली किसी भी डेट, मैं फोकस डेट फंड पे कर रही हूँ, इक्विटी पे उस तरह का रिडेम्पशन प्रेशर देखने को मिला ही नहीं है अभी तक। तो डेट में, क्योंकि पिछले 1-1.25 साल से कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आती है बार बार, और उससे डेट पे का जो रिस्क कोशेंट है, आई थिंक वो बढ़ता जा रहा है। जो पहले एक माइंडसेट था कि पैसे सेफ्टी, अगर कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए पार्क करना है तो फिर आप डेट फंड में पार्क कर दीजिए, कुछ वक्त के लिए करना है तो, रिटेल निवेशक के लिहाज से। अभी डेट फंड में सबसे ज्यादा रिस्क और स्ट्रेस कहाँ से आता है? अभी जो लो रेटेड एसेट्स है वहां से आता है। अब हालात ये है कि कंपनियों के काम नहीं चल रहे हैं, सबके ऑपरेशन तकरीबन बंद ही देख लीजिए, और ऐसे में जो कम कैश फ्लो वाली कंपनियां हैं उनके लिए सस्टेन करना मुश्किल होगा, और वो टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाएंगी, डाउनग्रेड का खतरा होगा, डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है, और वो रिफ्लेक्ट करेगा डेट फंड्स के, डेट स्कीम्स के एनएवी में और परफॉर्मेंस में। तो ये क्या सिस्टमेटिक रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा, या फिर अभी भी आप इसको मानेंगे कि ये अनसिस्टमेटिक रिस्क ही है डेट फंड के ऊपर? नहीं, जैसे मैंने कहा, अगर ये एक्सटेंड किया 1 साल तो जो आप कह रहे हैं वो सब हो सकता है। अगर आप रिसेंटली सेबी के रेगुलेशन देखें, इट हैज ऑलरेडी गिवन अस अ लीवे कि जो मोरेटोरियम में कंपनीज जा रहे हैं वो आप थोड़ा उस पे आप ठीक से उसको थोड़ा लीवे दिया जा रहा है। सो एक रेगुलेटर है जो इसको भी माहौल को भी is also looking at the basic atmosphere, and you will see that both, whether it's the regulator or the RBI or the government will come and act at that moment, will not let it get into a systematic risk, is my definite sort of belief on the system. उसमें कोई मुझे इतना डर नहीं है, because they are learned people and they know and they have seen enough. Right. Having said that, if you've seen the portfolio, जैसे एक छोटा कोरिलेट करूंगा, जब हम इक्विटी के तरफ आते हैं ना, उसको हम बाइफरकेट कर देते हैं, बिकॉज एजुकेशन वैसे हुआ। आई विल कम टू द पॉइंट थोड़ी देर में, बट पहले मैं थोड़ा इधर से चालू करता हूँ कि जब एक वही निवेशक, प्लीज अंडरस्टैंड, वही निवेशक का बात कर रहा हूँ, जब व्हेन दैट पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, ही नोज कि एक लार्ज कैप में इतना रिस्क है, मिड कैप में इतना रिस्क है, स्मॉल कैप में तो बहुत रिस्क है, ऐसा समझ है। Maybe that is where the industry has educated the investor more. That is where I would believe, क्योंकि नहीं तो ऐसा माहौल नहीं होता है। But debt में also there is a risk profile. Sorry, बीच में I think network थोड़ा इशू हो गया था महांती सर। हाँ, so जब इक्विटी में जैसे बाइफरकेट करते हैं और हमें ईच कैटेगरी की रिस्क पता है, but on the debt side we don't bifurcate. एक डेट एक ही पेंट से ब्रश होता है, एक पेंट ब्रश से ब्रश होता है, विच इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। जिस पार्ट का रिस्क हम बात कर रहे हैं इज अ पार्ट ऑफ रिस्क, पार्ट ऑफ डेट, विच इज द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्क, विच इज नॉट द एंटायर रिस्क, एंटायर डेट डज नॉट मीन द एंटायर डेट पार्ट इज इन दिस पार्ट। मैं अगर आई थिंक ड्यूरिंग दिवाली आई हैड सेड दैट मैं खुद गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करूंगा। अगर जिसने भी गिल्ड फंड में इन्वेस्ट किया है एंड द इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन गोइंग डाउन, उधर एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग एट दिस मोमेंट, राइट? सो like equity, and I think that is a lesson which we mutual fund guys have to take at the end of the day, कि डेट के रिस्क के बारे में इसके बाद और यहाँ से
थोड़ा ज्यादा डिस्कस होना चाहिए, इज ऑल्सो कन्फेशन. But I agree, I don't see any systemic risk yet. If there are systemic risks, which will be very policy driven, I do expect policymakers to come in and take the corrective action. Okay, all right. So because वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं होगा, it will be affecting businesses also. That I don't think will happen. तो आपके लिहाज से एक रिटेल निवेशक अगर डेट फंड को किस तरीके से अप्रोच करें मोहंती सर इस वक्त, इस माहौल में? निवेश किया हुआ है तो बने रहे पहली बात, क्योंकि बहुतों के पैसे बहुत जगह लगे हुए होंगे, और अगर कोई नया निवेश करना चाह रहा है और उसको लग रहा है कि अभी भी डेट फंड में करना चाहिए, तो उसको जो इतनी सारी कैटेगरीज हैं डेट फंड की भी, उसमें कम से कम 16 या 14 या 18 कैटेगरीज है, उसमें से उसका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? अगेन मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, अगर मान लीजिए, चलिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेती हूँ यहाँ पे, कि किसी को पैसे वहां पे सिर्फ पार्क करने हैं अगले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो अब अगर तो ये नजरिया से आगे ना जाएं. ओके, तो लिक्विड फंड, बिकॉज डेट फंड का टैक्सेशन 3 इयर्स है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न भी देखना पड़ेगा. जो पैसा 3 इयर्स के नीचे है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में रखें, उसके आगे ना जाए. जितना भी वो अट्रैक्टिव हो ना हो, लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म में ही रहे, उसके आगे ना जाए फॉर 1 ईयर होराइजन, बिल्कुल ना जाए. राइट. एंड एक कैटेगरी है लिक्विड फंड है विच एम एट कैपिटल प्रिजर्वेशन. उसके आगे द शॉर्ट टर्म कैटेगरी है which is 6 months and 1 year tenure. 1 year to 3 years are the long funds which we call, which are income funds, gilt funds. उसमें there are respective risks. Some are subject to market risk, जैसे आज का माहौल is a market risk, and some of them are credit risk, जिसको हम default risk कहते हैं. They come into picture there in a larger aspect. तो उसके बारे में थोड़ा खुद का रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्ट करें, बिकॉज एक फैक्ट इज 3 साल का एक टैक्सेशन एंगल भी देखना पड़ेगा इफ दैट मैटर्स टू एन इन्वेस्टर. नहीं तो शॉर्ट ही रहे वुड बी द राइट मैच रादर देन थिंकिंग लॉन्ग टर्म. बहुत लोग जो ये सोच रहे हैं कि डेट फंड से निकल के जो फिक्स इनकम फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स हैं उधर चले जाए, आप इस सोच से कितना इत्तेफाक रखते हैं? सो आज के डेट में तो जो मेरे हिसाब से, और ये मेरा व्यू है, जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू माय व्यू, आज की डेट में माहौल बहुत वॉलेटाइल है. वो वॉलेटिलिटी में शायद कोई भी डिसीजन ऑन पोर्टफोलियो, जब आप इन्वेस्ट किए थे तो एक डिसीजन था व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग. इफ यू टेक दिस मेडिकल इमरजेंसी आउट, तो ये माहौल में कोई चेंज नहीं है अंडरलाइन. सो मेरे हिसाब से अगर कोई रिस्क के साथ सहमत नहीं है, थोड़ा अगर स्टेबिलिटी हो जाए तब वो डिसीजन ले तो बेटर है. आई डोंट से कि उसको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इट इज द इंडिविजुअल्स मनी एंड इज द राइट थिंग. बट आज के डेट में जब एक बोट रॉक करता है तब बोट से उतरना नहीं चाहिए. बोट स्टेबल होता है तभी उतरना चाहिए. अभी बोट काफी रॉक कर रहा है, तो अभी थोड़ा स्टेबल हो जाए. और वो अभी व्हाट पर्सन शुड डू, कि थोड़ा रिस्क जो ले सकते हैं वो नहीं ले सकते, वो क्लैरिटी ले आए. ओके. तो यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि रिडीम करें कि बने रहें या फिर एड ऑन करें, तो इन तीनों में बेसिकली क्या सलाह देंगे आप? आप कहेंगे कि आप बने रहिए और एक्स्ट्रा पैसा अगर है निवेश करने के तो निवेश करना चाहिए इस वक्त म्यूचुअल फंड में? के बोथ साइड्स, इक्विटी और डेट का अलग अलग मैं बताऊंगा. बिकॉज इक्विटी मेरे हिसाब से जब हम कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा कंपनी एक अच्छे भाव पे खरीदें. जी. अब दिसंबर जाए, अच्छे कंपनी के भाव हमें अच्छे नहीं लगते थे बिकॉज दे वर स्लाइटली ओवर प्राइस्ड. मैं मेरे एसेट की बात कर रहा हूँ. जी. वही कंपनी आज के डेट में बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है. तो अगर मैं अपना 25 साल का एक जर्नी बताऊं तो ऐसे 5 इंस्टेंसेस हुए हैं. क्राइसिस सिर्फ 5 बार आए हैं. हर्षद मेहता, द एशियन मार्केट क्राइसिस, the 2018, then I talked about 2000 tech boom and now this one. So 5 times. ऐसा नहीं कि क्राइसिस बार बार में आते हैं. So ये क्राइसिस में, because it's a special situation on the equity side, especially the large companies are available at very good prices is our view. Hence निवेश करना चाहिए आज के डेट में.
ओके एसआईपी के लिए, स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टर के लिए ये बोलना चाहता हूं, वॉलेटिलिटी इज नॉट अ पर्सन्स फ्रेंड, एसआईपी इन्वेस्ट इट इज द बेस्ट फ्रेंड। ओके आज के डेट में फॉर एन एसआईपी इन्वेस्टर वो यूनिट 30% कम भाव में खरीद रहा है देन दे वर जस्ट 3 months अगो, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, कि नीचे के भाव में कुछ लेंगे ऊपर के, बिकॉज हमें पता नहीं बाजार कैसे जाता है। तो ये जो एक जे कर्व हम कहते हैं, उसमें जो एक्यूमुलेशन हो रहा है यूनिट का, वो आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स वो ऐड करें ना करें, आई डू नॉट नो, दैट इज देयर डिसीजन, बट डेफिनेटली एसआईपी बंद ना करें। और हम ये शो 1 साल बाद करेंगे एंड आई विल बी टॉकिंग टू द सेम इन्वेस्टर्स। ओके, 1 साल बाद करेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं। बट डेट में थोड़ा अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी है, थोड़ा शॉर्ट रहे, इट विल बी द बेटर थिंग। बट जो डेट समझता है, ओके, दिस इज द बेस्ट टाइम टू लुक एट लॉन्ग फंड्स। आई मीन इफ यू गो एंड चेक माय व्यू, दिवाली में मैंने कहा था कि गिल्ट फंड इज अ ग्रेट टाइम टू बाय एंड लुक एट रिटर्न्स ऑफ दैट, बट वो थोड़ा वॉलेटाइल होता है। सारे जो इसको समझता है, दिस सी इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग साउथ अक्रॉस द वर्ल्ड, यहां से इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे फॉर कंजम्पशन टू स्टार्ट इन इंडिया। आरबीआई हैज ऑलरेडी कम इन ट्वाइस एंड बोथ द टाइम्स थोड़ा थोड़ा कम किया है, एंड इफ दिस इलोंगेट्स, इंटरेस्ट रेट्स will look attractive. So this becomes great for long investing in the debt side, but वो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा पढ़ के क्या इम्पैक्ट हो सकता है, because volatility is there, but in volatility always lies the opportunity, always. जो volatility को राइड कर सकता है तो लॉन्ग में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट अभी अगर पोर्टफोलियो में, आई डोंट थिंक इज द राइट टाइम टू टेक एनी चेंज सॉर्ट ऑफ डिसीजंस। जो चेंज करना है वो डेफिनेटली आप दिमाग में रखें, जब थोड़ा स्टेबिलाईज होता है तब आप चेंज करें, इज माय सबमिशन। तो पॉज नहीं करना है और रीडिंग दोनों ना करें, बने रहिए। और नया पैसा ऐड करें ना करें, आई विल नॉट कमेंट, बट जो एसआईपी है उसको बंद ना करें। एंड स्वाति, वी विल डू दिस सेम वीडियो आफ्टर 1 year। पक्का करिए वीडियो, मैं डाउनलोड करके सेव करके रखूंगी, एकदम जरूर सर।